Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 31st of March 2023. तो गाइज आज है तारीख 31 मार्च 2023 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है जर्मनी को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2021 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, नेशनल लेवल पर कौन सी मिनिस्ट्री ऐसी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसका मेन काम क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 को अच्छे से लागू करना। तो कौन सी मिनिस्ट्री है यहाँ पर आपको बताना। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट या फिर ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों कल से ही बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि एक सुपर मैसिव ब्लैक होल डिस्कवर किया गया है, एक इतने बड़े साइज़ का ब्लैक होल जिसके बारे में आप भी सुनकर हैरान हो जाओगे। लगभग इसका साइज़ कितना बड़ा बताया जा रहा है, 33 बिलियन टाइम्स द मास ऑफ आवर सन, यानी सूरज से लगभग कह सकते हो 33 अरब गुना ज़्यादा बड़े साइज़ का ये ब्लैक होल है। तो ये नंबर ही यहाँ पर दर्शा रहे हैं कि आखिरकार ये कितने ह्यूज साइज़ का ब्लैक होल एग्जैक्टली होगा। तो रिसेंटली कई सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, आज के इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी इसको डिटेल से कवर किया है। समझेंगे यहाँ पर कौन सी गैलेक्सी के अंदर ये प्रेजेंट है और किस तरीके से आपसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आपको पता है पूरे ब्रह्मांड के अंदर में, पूरे स्पेस में कई सारी जो गैलेक्सीज हैं वो प्रेजेंट हैं। जैसे अभी जिस गैलेक्सी में पूरा सोलर सिस्टम है, अर्थ है, जहाँ पे हम रह रहे हैं, वो मिल्की वे गैलेक्सी है। अब मिल्की वे गैलेक्सी के आसपास कई सारी और भी गैलेक्सीज आपको देखने को मिल जाएंगी। तो जितनी भी गैलेक्सी है ना, हर एक गैलेक्सी के बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल पाया जाता है। ध्यान रखना, हर एक गैलेक्सी के बीच में एक बड़ा सा ब्लैक होल देखने को मिलता है। तो ये वाला जो अभी जिस ब्लैक होल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वो ब्लैक होल कौन सी गैलेक्सी में पाया गया है उसका नाम ज़रूर ध्यान रखना। और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम बताया जा रहा है PBC J2333.9-2343। तो अगर यहाँ पर एग्जामिनेशन में, क्योंकि आपको पता है ऐसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसा कोई टर्म जो न्यूज़ में रहता है उसको दे दिया जाता है और उसके आगे बोल दिया जाता है कि ये हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला था, ये क्या है बताओ। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है ये बेसिकली एक गैलेक्सी है। इसी गैलेक्सी के अंदर में ये जो ब्लैक होल है इसके बिल्कुल बीचों बीच प्रेजेंट देखने को मिला है। और कई सारे जो साइंटिस्ट उन्होंने ये भी बताया कि इस ब्लैक होल का साइज़ हम लोग इतना बड़ा कह सकते हैं कि कभी कभी जो कुछ गैलेक्सीज होती हैं, काफ़ी सारी गैलेक्सीज काफ़ी छोटी भी होती हैं, कुछ गैलेक्सीज काफ़ी बड़ी भी होती हैं। तो काफ़ी सारी गैलेक्सी से भी बड़े साइज़ का यहाँ पर ये जो ब्लैक होल है वो ये देखने को मिला है। ब्लैक होल बेसिकली हमारे स्पेस के अंदर यानी अंतरिक्ष में ही एक ऐसा रीजन, एक ऐसी जगह देखने को मिलती है जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर इस ब्लैक होल के अंदर में कोई भी चीज़ चली जाती है ना, तो वहाँ से कभी भी बाहर नहीं आ सकती। ठीक है, इसकी जो ग्रेविटी है वो अपने अंदर सारी चीज़ों को खींच लेती है। आप कह सकते हो इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा हाई होती है कि अगर यहाँ पर लाइट इसके आसपास से पास हो जाए, लाइट, तो वो तक यहाँ पे बाहर नहीं आ सकती। यानी कि जिस भी चीज़ को ब्लैक होल अपने अंदर समा लेता है वो चीज़ कभी यहाँ से बाहर नहीं आ सकती। बट ब्लैक होल को देख पाना काफ़ी मुश्किल होता है, काफ़ी बार ब्लैक होल दिखाई ही नहीं पड़ता है। तो अलग अलग टेक्निक्स हैं जो कि साइंटिस्ट के थ्रू यूज़ की जाती हैं, उसमें से ग्रेविटेशनल लेंसिंग का मेथड भी है ना। हम लोग देखते हैं कि जो लाइट है वो पास हो रही है, अगर ब्लैक होल है पास में तो लाइट जो है वो बेंड हो जाती है ना। तो उसके थ्रू हम लोग यहाँ पर पता लगा पाते हैं कि उस पर्टिकुलर रीजन पर एक ब्लैक होल प्रेजेंट है।
और ये जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है ये जिस गैलेक्सी में पाया गया है उस गैलेक्सी का नाम आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, PBC J2333 करके यहाँ पर उसका एक नाम दिया गया है। वो जो गैलेक्सी है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उस गैलेक्सी की जो दिशा है, उसका जो डायरेक्शन है वो अभी पृथ्वी की ओर है। तो इसकी वजह से हम इस ब्लैक होल के बारे में और अच्छे से पता लगा पाए। तो जैसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, इसके केंद्र में यानी कि इसके बीच में भी यहाँ पर एक ब्लैक होल पाया जाता है, वैसे हर एक गैलेक्सी के बीच में इस प्रकार से एक सुपर मैसिव ब्लैक होल देखने को मिलता है। कहने की बात यह है कि उस गैलेक्सी का नाम ध्यान रखना जिस गैलेक्सी के अंदर में ये ब्लैक होल प्रेजेंट है, और इसका साइज़ कितना बड़ा है वो भी उसके बारे में एक छोटा सा आइडिया रखना। उसके अलावा कुछ ज़्यादा खास बात यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल उठता है कि ये ब्लैक होल आया कैसे, इसका ओरिजिन कैसे हुआ है। तो इसको लेकर अभी भी रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं, अभी भी यहाँ पर जो साइंटिस्ट है वो रिसर्च कर रहे हैं। इसके बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास में अवेलेबल नहीं है, ना ही इंटरनेट पर अवेलेबल है। ठीक है, तो इसके ओरिजिन के बारे में अभी कुछ खास बोला नहीं जा सकता है। तो आने वाले समय पर इसकी चर्चा और ज़्यादा होगी और न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश होंगे, तो जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में अपडेट होगी वो सब मैं आपके साथ में वीडियोज़ में डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो जो अभी पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया है वो GS पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, इसको आप लोग GS पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाओगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे देखो होता क्या है कि हम लोग बाहर से बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं, बहुत सारी जो ड्रग्स हैं उसको इम्पोर्ट करते हैं। अब जब हमारा देश इम्पोर्ट करता है ना, तो काफ़ी सारी दवाइयों के ऊपर में क्या लगता है, एक कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। अब वो जो कस्टम ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी लगने के बाद वो जो दवाई है वो थोड़ी सी और कॉस्टली हो जाती है और महंगी हो जाती है, यानी उसके दाम मार्केट में और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसको लेकर रिसेंटली यहाँ पे गवर्नमेंट की साइड से एक कदम उठाया गया है। सरकार ने अनाउंस किया है कि इन्हीं सारे की जो हम लोग ये इम्पोर्ट पॉलिसी है ना हमारी, जो हम दवाइयों को इम्पोर्ट कर रहे हैं, इसको लेकर जो जो चीज़ें करी जाती हैं उसमें कुछ बदलाव करने वाले हैं। अब बदलाव क्या करने वाले हैं कि काफ़ी सारी जो बीमारियाँ होती हैं वो रेयर डिजीज़ की कैटेगरी में भी रखी जाती हैं। रेयर डिजीज़ ऐसी डिजीज़ होती है जो कि बहुत कम ही से देखने को मिलती है, बहुत कम ही लोगों को ये बीमार कर पाती है। बीमारी थोड़ी खतरनाक होती हैं रेयर डिजीज़, ठीक है, जो बहुत कम ही से देखने को मिलती हैं। तो रेयर डिजीज़ को ठीक करने के लिए बहुत कम ही दवाई हमारे पास में अवेलेबल है, और जो भी दवाइयाँ अवेलेबल हैं उनका जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ी सी महंगी पड़ जाती हैं। तो सरकार ने यहाँ पर डिसाइड किया है कि रेयर डिजीज़ को लेकर जो भी यहाँ पर मेडिसिन हम इंपोर्ट करेंगे उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी हम लगाते हैं वो अब नहीं लगाई जाएंगी। उन कस्टम ड्यूटी को एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। साथ ही साथ में जो स्पेशल मेडिकल फूड होते हैं जो अगेन रेयर डिजीज़ जैसी बीमारियों को ठीक करने में मददगार साबित होते हैं, उसके ऊपर भी जो कस्टम ड्यूटी लगाई जाती थी वो भी यहाँ पर अब नहीं लगाई जाएगी, उसको भी यहाँ पर एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। ठीक है, जो ये नई पॉलिसी के अंदर बदलाव करे गए हैं इसमें हम लोगों ने कस्टम ड्यूटी को हटाने के ऊपर फोकस किया है, ये यहाँ पर बोला गया है। इससे होगा क्या, जो दवाइयाँ हैं जिनका जो ट्रीटमेंट है रेयर डिजीज़ का वो काफ़ी हद तक अफोर्डेबल हो सकता है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। इससे पहले कई सारी दवाइयाँ हैं, कई सारे ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं, उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी है लगभग 10% के आसपास लगा करती थी। काफ़ी सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि इंसान की जो खासकर रेयर डिजीज़ अगर जिसको हुई हुई है, रेयर डिजीज़ क्या होती हैं आगे मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, बट अभी यहाँ पर ध्यान रखना कि बहुत कम ही से ये बीमारियाँ फैलती हैं। तो अभी यहाँ पर जो ये रेयर डिजीज़ है ना, इसमें काफ़ी सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जो लोगों की जान बचा सकती हैं। तो अभी तक आज से पहले उन दवाइयों के ऊपर में 10% का कस्टम ड्यूटी लगता था। वो बाहर से अगर आती थी इंडिया के अंदर में तो 10% कस्टम ड्यूटी लग के उसको और ज़्यादा महंगा कर दिया जाता था। बट अभी यहाँ पर उस ड्यूटी को माफ़ कर दिया गया है, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। उन दवाइयों में से एक पॉपुलर दवाई का एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसका नाम है पेम्ब्रोलिजुमाब। ये जो दवाई है ना, इसको कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है, कैंसर को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसके ऊपर भी यहाँ पर बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाई जाती थी, बट अभी यहाँ पर इसके ऊपर से पूरी की पूरी कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। तो लगभग कितनी दवाइयों के लिए ये काम किया गया है, तो 11 दवाइयों के लिए ये काम किया गया है। क्योंकि हमारे पास में जो रेयर डिजीज़ होती है ना, ये जो खतरनाक बीमारियाँ हैं, क्योंकि अभी कुछ ही बीमारियों का इलाज है, कुछ का नहीं है, तो जिनका इलाज है उसको लेकर लगभग 11 दवाइयाँ हैं जो हम इम्पोर्ट किया करते थे, उसके ऊपर से यहाँ पर इन ड्यूटीज़ को हटा दिया गया, उनको थोड़ा अफोर्डेबल बनाने के ऊपर कोशिश की गई है। नाउ जैसे मैंने बोला कि एक पॉलिसी के अंदर में किया गया, वो कौन सी पॉलिसी है जिसके अंडर में ये काम किया गया, तो वो है नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज़ 2021। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज़ 2021 2021 की ये नीति है जिसके तहत ये सारा काम किया जा रहा है।
तो अब इस आर्टिकल के माध्यम से आपको इस पॉलिसी के बारे में भी जानना होगा। ये पॉलिसी क्या है जो कि रेयर डिजीज़ को लेकर स्पेशली बात करती है। इस पॉलिसी के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा है जो प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो सब आपको स्क्रीन पर नीचे दिखाई पड़ेगा। सबसे पहली बात देखेंगे ये पॉलिसी कैसे लॉन्च की गई, कौन सी मिनिस्ट्री इसको लेकर आई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इस पॉलिसी को बनाया है। कौन सी पॉलिसी? अभी जो मैंने आपको बताया, नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज़। तो 2021 के अंदर में इस पॉलिसी को लेकर आए ताकि हम रेयर डिजीज़ का जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर लेकर आ सकें, रेयर डिजीज़ का जो ट्रीटमेंट है वो लोगों तक अफोर्डेबल वे में पहुंचा सकें। तो इस पॉलिसी का मकसद क्या था? इसका मकसद था कि जो रेयर डिजीज़ हैं उसको लेकर जो भी दवाइयां हैं उन दवाइयों के ऊपर प्रॉपर हम लोग अपने देश में खुद रिसर्च करें, खुद यहाँ पर उसको प्रोड्यूस करें। ये इसका एक मेजर फोकस है। यानी रेयर डिजीज़ को जल्द से जल्द ठीक करना, उससे यहाँ पर निपटने का एक मेजर फोकस है इस पॉलिसी का। प्लस रेयर डिजीज़ का जो ट्रीटमेंट है उसके दाम को कम करना, उसके ट्रीटमेंट के कॉस्ट को कम करना। प्लस यहाँ पे किसी को अगर ये बीमारी हुई भी है रेयर डिजीज़ वाली, तो तुरंत ही यहाँ पर अर्ली स्टेज में उसको डिटेक्ट करना, यानी कि शुरुआती तौर पर ही उसका पता लगाना। और पता लगाने के बाद में, क्योंकि कोई भी बीमारी है अगर वो शुरुआत में पता चल जाती है तो उसको ठीक करना थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन जैसे ही कुछ समय बीत जाता है तो वो बीमारी पूरी तरह से बॉडी को जकड़ लेती है, तो उसको ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल हो पाता है, थोड़ा डिफ़िकल्टी यहाँ पर फेस करनी पड़ती है। इसी वजह से यहाँ पर इस पॉलिसी का मेजर फोकस यहाँ पर ये है कि जो भी यहाँ पर ये रेयर डिजीज़ हैं इसको तुरंत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किया जाए और अर्ली स्टेज में ही ठीक किया जाए। और इस पॉलिसी के अपने आप में कुछ प्रोविजंस भी हैं, जैसे कि इस पॉलिसी ने ट्रीटमेंट को 3 जगह पर डिवाइड कर रखा है। यानी कि इस पॉलिसी के अंदर में 3 अलग अलग ग्रुप हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। ग्रुप 1 क्या बोलता है? ग्रुप 1 बेसिकली बोलता है कि इसमें ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको केवल एक समय का ट्रीटमेंट देना होता है, यानी वन टाइम ट्रीटमेंट है, एक बार ट्रीटमेंट देकर उनको ठीक कर दिया जाता है। ग्रुप 2 के अंदर उन लोगों को रखा जाता है जिनको लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट दिया जाता है, यानी कि कुछ ऐसी बीमारियाँ जहाँ पर ज़िंदगी भर ट्रीटमेंट चलता है, वो लोग बेसिकली ग्रुप 2 के अंदर कवर करे जाते हैं। ग्रुप 3 के अंदर में यहाँ पर वो बीमारियाँ आती हैं अगेन जहाँ पर जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज होता है, यानी कि उस ट्रीटमेंट को करने में काफ़ी सारी मुश्किलें यहाँ पर आने लगती हैं, बहुत ज़्यादा हाई दाम होता है, उसका जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और ज़िंदगी भर थेरेपी चलने लगती है, तो वो ग्रुप 3 के अंदर में आती हैं। तो ट्रीटमेंट बेसिकली 3 ग्रुप में डिवाइड करे गए हैं इस पॉलिसी के अंदर में, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। ग्रुप 1 जो कि वन टाइम ट्रीटमेंट होगा, एक बार में ठीक हो जाएगा। ग्रुप 2 में लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलेगा और ग्रुप 3 थोड़ा और डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा और ज़्यादा यहाँ पर परेशानी फेस करनी पड़ती है ग्रुप 3 ट्रीटमेंट के अंदर में, यानी कुछ और खतरनाक बीमारी जिसके लिए ज़िंदगी भर थेरेपी चलनी है और हमेशा बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पर खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पॉलिसी के अंदर में अलग अलग ग्रुप्स को बांटा गया। लेकिन इसी पॉलिसी के अंदर में फाइनेंशियल सपोर्ट की भी बात की गई है, यानी कि ऐसे लोग जो कि रेयर डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, ऐसी बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं और सपोज़ यहाँ पे वो ग्रुप 1 के अंदर में आ रहे हैं, जो अभी हमने ग्रुप डिस्कस किए थे, कुछ ऐसे लोग जो ग्रुप 1 के अंदर में आ रहे हैं उनको इस पॉलिसी के माध्यम से कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, कुछ पैसों का सपोर्ट करेंगे, लगभग 20 लाख रुपये तक का उनको सपोर्ट दिया जाएगा एक स्कीम के माध्यम से। उस स्कीम का नाम है राष्ट्रीय आयोग निधि। ठीक है, ये जो राष्ट्रीय आरोग्य निधि आपको देखने को मिलती है, इस स्कीम का मकसद है हम अपने पेशेंट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाएं, जो भी मरीज़ हैं, खासकर जो बिलो पॉवर्टी लाइन आ रहे हैं, और ना केवल बिलो पॉवर्टी लाइन, कुछ और भी ऐसे लोग जिनको यहाँ पर एक कह सकते हो कि एक स्पेशल केयर की ज़रूरत है ना, उनको यहाँ पर ज़िंदगी का जो उनको खतरा है काफ़ी ज़्यादा है, उनको ऐसी बीमारी हो चुकी है जिससे यहाँ पर उनकी लाइफ खतरे में है, तो उनको यहाँ पर एक मेडिकल ट्रीटमेंट देना, अफोर्डेबल वे में ट्रीटमेंट देना, एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट करवाना और उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना, उसको लेकर यहाँ पर ये स्कीम काम करती है। और ये स्कीम भी बेसिकली बिलो पॉवर्टी लाइन के साथ साथ यहाँ पर और बाकी सारे जो लोग हैं उनको भी कवर करती है। ठीक है, तो ये जो बेनिफिशरीज़ यानी जिनको सपोर्ट मिल रहा है वो केवल बिलो पॉवर्टी लाइन वाली फैमिलीज़ नहीं हो सकती, उनके अलावा कह सकते हो और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। ठीक है, जो कि अगर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है ना, इसके अंदर में जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो नॉर्म्स है, इसके अंदर जो नियम रखे हुए हैं ट्रीटमेंट के, अगर वो नियम के अंदर में आ रहे हैं, एलिजिबल हैं, तो इसके माध्यम से उनको भी यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट टर्शरी हॉस्पिटल है, यानी कि एक एडवांस लेवल के हॉस्पिटल, ठीक है, टर्शरी का हेल्थ केयर यहाँ पर उनको दिया जा सकता है। क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं हेल्थ केयर की, तो आपको पता है एक प्राइमरी हेल्थ केयर होता है, सेकेंडरी हेल्थ केयर होता है, टर्शरी हेल्थ केयर होता है। प्राइमरी हेल्थ केयर जो आपके घर के आसपास भी यहाँ पर दुकान अवेलेबल है डॉक्टर की, जाते हो यहाँ पर नॉर्मल आपकी तबीयत खराब हुई, बुखार जुकाम जो हुआ वहाँ पर ठीक हो जाता है। सेकेंडरी हेल्थ केयर के अंदर में थोड़ी एडवांस लेवल की जो बीमारी है उसके लिए आपको थोड़ा स्पेशल हॉस्पिटल के अंदर जाना पड़ेगा। टर्शरी हेल्थ केयर में थोड़ी और एडवांस थेरेपी के लिए, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए आपको टर्शरी हेल्थ केयर के अंदर जाना पड़ेगा, यानी एडवांस ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, और रेयर डिजीज़ में जो ट्रीटमेंट चाहिए होता है वो एडवांस लेवल का ट्रीटमेंट ही चाहिए होता है, क्योंकि वो बीमारी बहुत कम होती है, बहुत कमी से फैलती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जानलेवा बीमारी हो सकती हैं, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, ये बात क्लियर हुई।
फिर उसके बाद में ये जो पूरी पॉलिसी जो हम पढ़ रहे हैं अभी रेयर डिजीज़ को लेकर, इस पॉलिसी का मकसद यही है कि हम अपने टर्शरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को और ज़्यादा मजबूत करें, यानी जहाँ पे एडवांस लेवल का ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको हम थोड़ा सा और ज़्यादा मजबूत करें, और ख़ासकर यहाँ पे वहाँ पे जो ट्रीटमेंट है उसको थोड़ा सा अफोर्डेबल बनाएं। और उसके लिए जो यहाँ पर ये पॉलिसी है वो मदद करेगी इन सारे के सारे सेंटर्स की, इनको यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगी। वन टाइम फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, लगभग 5 करोड़ रुपए तक प्रोवाइड करवाए जाएंगे, ताकि ये अपनी फैसिलिटीज़ जो भी है, जो टर्शरी हेल्थ केयर अपनी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं ना, उन फैसिलिटीज़ को थोड़ा सा इंप्रूव कर सकें। उसके लिए यहाँ पर वन टाइम सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाया जाएगा इस पॉलिसी के माध्यम से। तो ये सारा काम किस लिए किया जा रहा है? ये सारा काम किया जा रहा है रेयर डिजीज़ के लिए। नाउ फाइनली क्वेश्चन आता है कि सर ये रेयर डिजीज़ होती क्या है? तो रेयर डिजीज़ की जब हम लोग बात करते हैं तो ऐसी लगभग 6000 से लेकर 8000 के आसपास बीमारियां हैं जिनको रेयर डिजीज़ के अंदर में रखा गया है। लेकिन आप कह सकते हो अगर मैक्सिमम हम 8000 लेकर चलें तो 8000 ऐसी बीमारियां हैं जो कि रेयर डिजीज़ के अंदर में आती हैं। लेकिन इन 8000 में से केवल और केवल 5% बीमारियों का ही ट्रीटमेंट अवेलेबल है। 5% बीमारियों से भी कम बीमारियों का ही जो थेरेपी है, जो ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल है, उनको ठीक किया जा सकता है। अच्छा, बीमारी कौन सी है? एक आध एग्जाम्पल मिलेगा? तो एग्जाम्पल कई सारे हैं। लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, पोम्पे डिजीज़, साइस्टिक फिब्रोसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, स्पाइना बिफिडिया, हेमोफीलिया। आपने ऐसी कई सारी बीमारियां देखी होंगी। काफ़ी सारी बीमारियां ऐसी हैं जो कि बच्चों को अफेक्ट करती हैं, है ना। उनकी रीढ़ की हड्डी के लिए यहाँ पर बहुत करोड़ों का इंजेक्शन लगता है, पता होगा। तो ऐसी कई सारी ये रेयर डिजीज़ हैं। तो 95% जो रेयर डिजीज़ है ना, उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मैंने आपको बताया 8000 के आसपास यहाँ पर ये बीमारियाँ हैं, और इनमें से 95% ऐसी बीमारियाँ जिनका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट है ही नहीं। ये सिचुएशन है आज के समय पर। और ये जो रेयर डिजीज़ हैं, 80% बीमारियाँ कहीं ना कहीं इनका जो ओरिजिन है वो जेनेटिक ओरिजिन है, यानी कि फैमिली में किसी को है तो उनके जीन के बेसिस पर, यानी डीएनए आरएनए जो हमारे जीन होते हैं ना, उन्हीं के बेसिस पर वो बीमारियाँ फैमिली के अंदर आगे बढ़ती चली जा रही हैं। हालांकि अलग अलग देशों में इनकी डेफिनेशन अलग अलग हो जाती है। कहीं पर लोग बोलते हैं, मतलब किसी कंट्री में ऐसा है कि हर 10,000 में से एक व्यक्ति को अगर कोई बीमारी चल रही है तो वो रेयर डिजीज़ होगी। कुछ देशों में ऐसा है कि हर 10,000 में से किसी 6 लोगों को अगर ये बीमारी हुई है तो वो रेयर डिजीज़ कहलाएगी। तो हर कंट्री के अंदर में डेफिनेशन अलग अलग है। किसी कंट्री में हर 10,000 में से अगर वो बीमारी किसी एक व्यक्ति को हो रही है तो वो रेयर डिजीज़ है। किसी कंट्री में हर 10,000 में से 6 व्यक्ति को हो रही है तो वो रेयर डिजीज़ है। समझ में आई बात? तो इंडिया के अंदर भी बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ये रेयर डिजीज़ देखने को मिलेगी, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि खासकर कौन से एज ग्रुप वाले लोगों को। तो ज़्यादातर यहाँ पर ये बच्चों को ही अफेक्ट करता है। इंडिया के अंदर भी यहाँ पर ये मेंशन किया गया है। जो ज़्यादातर पेशेंट्स है वो यहाँ पर चिल्ड्रन ही देखने को मिल जाते हैं, जिसके चक्कर में उनकी जो ज़िंदगी है वो बहुत पहले ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, क्योंकि रेयर डिजीज़ के काफ़ी सारे केसेस, मैक्सिमम केसेस ऐसे होते हैं जो जानलेवा ही होते हैं, बहुत सीरियस केस होते हैं। उनको ठीक कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हमारे पास में प्रॉपर ट्रीटमेंट भी अवेलेबल नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको ट्रीटमेंट का जो सिचुएशन है, जो स्थिति है वो समझाई थी। तो ये था पूरा आर्टिकल। इस आर्टिकल में क्या है वो मैंने आपको समझाया। इसका बैकग्राउंड डेटा, रेयर डिजीज़ क्या होती हैं वो आपने समझा। उसके साथ साथ आपने इस पॉलिसी के बारे में जाना। कौन सी पॉलिसी? नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज़ 2021। ठीक है, तो आर्टिकल के पीछे का जो मैंने आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दिया है उसको ज़रूर से डाउनलोड कर लेना पीडीएफ से, क्योंकि वो चीज़ आपको हेल्प करेगी। सवाल जो बनेगा एग्जामिनेशन में वहीं से बनेगा। अगले आर्टिकल पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आर्टिकल पर बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा और वहाँ पे लगभग 12,000 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं। अब 12K हो चुके हैं, तो आप भी जाकर वहाँ पे मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले पेज पे एक छोटा सा आर्टिकल आपको यहाँ पे बगल में दिख रहा होगा, जहाँ पे टाइगर की पिक्चर लगी है। बोला ये जा रहा है कि कुछ टाइम पहले एक टाइग्रेस थी, है ना, जिसने 2 बच्चों को जन्म दिया था, 2 टाइगर्स को जन्म दिया था। अब जो ये 2 टाइगर्स हैं ना, ये अनाथ रह गए। क्योंकि यहाँ पर इनकी जो मदर है, जो टाइग्रेस है, उस टाइग्रेस की डेथ हो गई थी रिसेंटली। तो क्या हुआ, अभी कुछ टाइम पहले ना ये दोनों जो टाइगर हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, ये चर्चा में इसलिए थे क्योंकि ये फंस गए थे महाराष्ट्र के यावतमल डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। तो इनको वहाँ से रेस्क्यू किया गया, वहाँ से बचाया गया। अब वहाँ से बचाने के बाद में इनको पेंच टाइगर रिजर्व के अंदर में ले जाया जा रहा है, ताकि वहाँ पे हम लोग इनको सुरक्षित रख सकें। तो इसी वजह से यहाँ पर जो पेंच टाइगर रिजर्व है वो अभी चर्चा में है। आपको पता होना चाहिए पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, लोकेशन कहाँ पर है, क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अब आते हैं हम लोग अपने बैकग्राउंड डेटा पर, यानी कि जहाँ से यूपीएससी सवाल पूछने वाला है। पेंच टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करते हैं, ये टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के नागपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको स्थित देखने को मिलेगा। इसका जो नाम है वो कैसे पड़ा, पेंच टाइगर रिजर्व,
क्योंकि वहाँ पर बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है पेंच रिवर, तो उसी नदी के बेसिस पर पड़ा है। तो ज़्यादातर टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपने देखा होगा, ज़्यादातर इनके जो नाम है ना, वहाँ पे जो नदी बह रही है मेन नदी, उसी के ऊपर रखा जाता है। तो पेंच टाइगर रिजर्व का जो नाम है वो भी पेंच नदी के ऊपर रखा गया है। जो पेंच नदी है वो इस पूरे के पूरे पार्क के बीच में से बहती है और इस पूरे पार्क को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है, यानी कि एक इसका ईस्टर्न हिस्सा हो जाता है, एक इसका वेस्टर्न हिस्सा हो जाता है। तो दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है ये नदी, बिल्कुल बीचों बीच से बह कर। ना ये जो पेंच टाइगर रिजर्व है, ऐसा नहीं है केवल एक ही राज्य में है, ये दो राज्यों में देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ऊपर मध्य प्रदेश, नीचे महाराष्ट्र, दोनों में यहाँ पर ये टाइगर रिजर्व फैला हुआ है। ये जो टाइगर रिजर्व स्थित है, जो सतपुरा हिल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, उसके साथ साथ मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ तक ये पूरा टाइगर रिजर्व फैला हुआ है। समझ में आया? और इस पूरे टाइगर रिजर्व को एक नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया था हमारी महाराष्ट्र की सरकार के थ्रू 1975 में। तो 1975 में महाराष्ट्र की सरकार ने इसको अपने साइड वाले एरिया को एक नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया था और बाद में इसको टाइगर रिजर्व की आइडेंटिटी भी दी गई लगभग 1998 से लेकर 1999 के बीच में। तो ये जो पेंच टाइगर रिजर्व है, इसके बारे में ज़रूर से ध्यान रखना, खासकर मध्य प्रदेश के अंदर भी एक मेन प्रोटेक्टेड एरिया इसको बोला जाता है। अब यहाँ पे ना टाइगर तो पाए जा ही रहे हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर इसको एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया की कैटेगरी में भी रखा गया है, यानी कि इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया का टैग दिया गया है, क्योंकि दुनिया की बहुत सारी सुंदर और इम्पॉर्टेंट जो बर्ड्स की प्रजातियाँ हैं, चिड़ियों की जो प्रजातियाँ हैं, वो भी यहाँ पर पाई जाती हैं। समझ में आया? अब फ्लोरा और फौना देखो, ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनते नहीं हैं, यानी कि यहाँ का आप देखोगे सिचुएशन, पेड़ पौधों का सिचुएशन कैसा, तो काफ़ी सारे जो प्लांट्स हैं उनकी स्पीशीज़ पाई जाती हैं, पेड़ पौधों की अलग अलग प्रजातियाँ यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। इवन जो बांस होता है ना, बैम्बू प्लांटेशन, वो भी यहाँ पर प्रेजेंट आपको देखने को मिलेगा पेंच टाइगर रिजर्व में। अब बात करते हैं फौना की, यानी कि जानवरों की, तो कई सारे जानवर यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। स्लॉथ बियर, जैकाल, नीलगाय, वाइल्ड डॉग, इस प्रकार के जो मैमल्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। प्लस जैसे मैंने बोला था, ये एक इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है, तो कई सारी जो बर्ड्स हैं वो भी यहाँ पर पाई जाती हैं। बर्ड्स जैसे कि पीफोल, मैकपाई, रॉबिन, पिनटेल, ड्रोंगो, तो इस प्रकार की जो बर्ड्स हैं वो भी पेंच टाइगर रिजर्व में देखने को मिलती हैं। सवाल यह है कि एग्जामिनेशन के लिए क्या पढ़ना है। एग्जामिनेशन के लिए जो मेन चीज़ ध्यान में रखनी है, जो बिल्कुल मेन क्रीम जो बिल्कुल इस पूरे आर्टिकल की है, वो यह है कि पेंच टाइगर रिजर्व का लोकेशन कहाँ पर है। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। समझ में आया? आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। ना एक और छोटा सा आर्टिकल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। हमारे जो पीएम मोदी है ना, वो नई जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है उसको थोड़ा सा देखने के लिए गए, लगभग 1 घंटा वहाँ पर बिताया इन्होंने। इस वजह से नई पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है वो चर्चा में है। तो पीएम मोदी ने एक सरप्राइज़ विजिट किया था, है ना, सरप्राइजली वहाँ पे चले गए नई पार्लियामेंट वाली बिल्डिंग में, जो कि बन रही है न्यू दिल्ली के अंदर में। हमारा जो पुराना वाला पार्लियामेंट है ना, गोल वाला, उसी के बराबर में ट्रायंगुलर शेप में नया पार्लियामेंट हमारा बन रहा है। तो उसका अंदर का सिनेरियो कैसा है आप थोड़ा बहुत देख पा रहे होंगे। यहाँ पर पीएम मोदी खड़े हुए हैं, इस पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को इंस्पेक्ट करने के लिए, थोड़ी बहुत देखने के लिए यहाँ पर चले गए कि कहाँ तक काम पहुँच गया है। तो वैसे तो इसको हम 2022 में इनॉग्रेट करने वाले थे, लेकिन थोड़ा और समय लग गया है, तो बोला जा रहा है जल्दी अभी इसका उद्घाटन किया जाएगा और जल्दी यहाँ पर ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पर सेशंस स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे हमारे अभी पुराने पार्लियामेंट में सेशंस चलते हैं ना, तो वैसे सेशंस अब हमारे नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर जल्दी शुरू होंगे। जैसे उद्घाटन होगा तो ऑब्वियस ही बात है सारे के सारे न्यूज़ आर्टिकल कवर होंगे, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले ही मैं आप लोगों को एक पिक्चर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, उसको अपने पास में ज़रूर रखना। वो पिक्चर है ये वाली। तो अगर आप नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग देखोगे तो कुछ इस प्रकार की यहाँ पर ये बिल्डिंग नज़र आती है। तो काफ़ी सारे पिक्चर्स ये बहुत पहले ही पब्लिश हो गए थे, जब ये बिल्डिंग का जो एक तरीके से फाउंडेशन स्टोन है वो रखा गया था, यानी कि जब इसकी नींव रखी गई थी, इसको बनाना स्टार्ट किया गया था। तो लगभग 64,500 स्क्वायर मीटर्स के अंदर इसको बनाया जा रहा है। इसका जो थीम है इंटीरियर्स का, वो ध्यान रखना, यानी कि जो अंदर लोकसभा है, राज्यसभा है, ऑब्वियस ही बात है हमारी पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा राज्यसभा दो इंपॉर्टेंट हाउसेस आपको देखने को मिलता है ना। तो जैसे लोकसभा है ना, तो इसका जो थीम है इंटीरियर थीम, वो रखा गया पीकॉक, मोर, जो कि हमारी नेशनल बर्ड है। उसके बाद में राज्यसभा का जो थीम रखा गया है वो है लोटस, जो हमारा नेशनल फ्लावर है। सेंट्रल लॉन्च जो बीच में आपको हिस्सा देखने को मिलेगा, उसका जो मेजर थीम रखा गया है वो बनियान, जो हमारा एक नेशनल ट्री है, ठीक है, नेशनल पेड़ है। उसके बाद में आपको पता ही होगा इस बिल्डिंग के ऊपर एम्बलम को रखा गया है। एम्बलम को लेकर पिछले कुछ समय पर एक कंट्रोवर्सी भी हो गई थी, पिछले साल की बात है ना। तो एक बहुत बड़ा साइज़ का जो नया एम्बलम है वो भी यहाँ पर इसके ऊपर रखा गया है। बोला यह जा रहा है कि नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर में जो लोकसभा की जो सीट्स होने वाली है, लगभग 888 सीट्स होंगी, ठीक है, लगभग 888 सीट्स यहाँ पर होने वाली है। राज्यसभा की 384 सीट्स यहाँ पर होने वाली हैं, ठीक है। लोकसभा का जो हॉल है उसको थोड़ा सा और बड़ा रखा जाएगा, ताकि उसमें जब जॉइंट सेशन चलेगा, यानी कि राज्यसभा लोकसभा साथ में बैठकर जब सेशंस करेंगे,
तो ज्वाइंट सेशन में उस सीट को बढ़ाया जा सके। तो इस वजह से लोकसभा के अंदर में कुछ और बड़ी कैपेसिटी है, लगभग यहाँ पर 888 तो वैसे नॉर्मल सीट्स हैं, बढ़ाकर आप इसको 1272 सीट्स तक पहुँचा सकते हो, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। तो लोकसभा में एडिशनल सीट्स भी यहाँ पर रखी जा सकती हैं। बात क्लियर हो गई। उसके बाद में जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, है ना, उनसे अभी बातचीत भी की थी पीएम मोदी ने, तो वो भी यहाँ पर काफ़ी सारे आर्टिकल्स के अंदर पब्लिश किया गया है। इस पूरे के पूरे पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर में जो कॉस्ट लगा है वो लगभग 971 करोड़ के आसपास कॉस्ट लगा है। ठीक है, अभी वैसे कि एक अंदाज़ा बताया जा रहा है, जब ये पूरी तरह से तैयार होगा तो और भी कई सारे न्यूज़ आर्टिकल जो है पब्लिश होने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्टर की बात करें, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के पास में पूरा इसका कॉन्ट्रैक्ट है, और आर्किटेक्ट यानी किसने इसको डिज़ाइन किया है, तो एचसीपी डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ने यहाँ पर इसको पूरी तरह से डिज़ाइन किया है। बात क्लियर हो गई। चलो आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ना अगला आर्टिकल भी हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको आप जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाओगे। तो जो इसरो है, दैट इज़ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने पिछले साल नवंबर 2022 में एक जो सैटेलाइट है वो लॉन्च किया था, जिसका नाम है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 06। तो EOS 06 जो सैटेलाइट है वो अभी रिसेंटली इसरो के थ्रू लॉन्च की गई है, इसरो के PSLV C54 रॉकेट से। ठीक है, PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि क्या करता है, हमारे पोलर्स के ऊपर में, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है ना, तो पोलर्स के ऊपर में सैटेलाइट को लॉन्च करने का काम करता है। तो PSLV C54 ने अभी रिसेंटली अर्थ ऑब्जर्वेशन जो सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया था। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट की साइड से अभी कुछ इमेजेस निकल कर आई हैं, जैसे उसने ये वाला पिक्चर खींच कर हमें भेजा है, तो इस वजह से यहाँ पर ये चर्चा में है। तो ये जो इमेज है ना अर्थ का, पूरी पृथ्वी का आपको इमेज दिख रहा होगा, इस इमेज को किसने लिया है, उसी अर्थ ऑब्जर्वेशन 6 सैटेलाइट ने लिया है, जो कि रिसेंटली इसरो के थ्रू लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो बस खाली इतनी सी इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन उसके बाद मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें और बता देता हूँ, जैसे कि मैं आपको पिछले साल पढ़ा ही चुका हूँ इसको, है ना, नवंबर में जब इसको हमने लॉन्च किया था तभी मैं आपको बता चुका था कि ये लगभग 56वां फ्लाइट मिशन था, 56th मिशन था, ध्यान रखना 56th। तो 56वीं बार हम लोगों ने PSLV का यूज़ करके बेसिकली यहाँ पर इस रॉकेट का हमने यूज़ किया था C54 का, और इससे कई सारी सैटेलाइट को लॉन्च किया था। इस समय हमने केवल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को ही नहीं लॉन्च किया था, इसके साथ साथ कुछ और सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था, जिसका नाम था, एक का नाम था नैनो सैटेलाइट, ये भूटान के लिए लॉन्च किया था। ठीक है, फिर उसके बाद में एक दूसरा सैटेलाइट भी था जिसका नाम था, नैनो सैटेलाइट के बाद में और भी थे, आनंद सैटेलाइट, आनंद के बाद एस्ट्रोकास्ट सैटेलाइट, फिर उसके बाद में थाइमबोल्ट सैटेलाइट, फिर उसके बाद में अर्थ ऑब्जर्वेशन 6 सैटेलाइट। तो इस प्रकार से कई सारे सैटेलाइट्स हम लोगों ने लॉन्च किए थे। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन 6 जो सैटेलाइट है ना, इसका मेजर मकसद क्या है, तो ध्यान रखना है, पहली बात तो एक 3rd जनरेशन का सैटेलाइट है, जिसका मेन काम होगा हमारे पूरा जो ओशियन होने वाला है, जो पूरा समुद्र होने वाला है, उसका कलर कैसा है उसको लेकर डेटा देगा। समुद्र का जो टेम्परेचर है ना, जो वहाँ का तापमान है उसको लेकर डेटा प्रोवाइड करवाएगा। ओशन के ऊपर में जो विंड डेटा है, हवा का डेटा है, उसका डेटा यहाँ पे हमें प्रोवाइड करवाएगा। तो खासकर इसका मेजर फोकस ओशन को लेकर होने वाला है, और इस बात को ज़रूर से ध्यान रखना है यार, ओशन को लेकर इसका खास एक फोकस होने वाला है। इस बात को क्यों ध्यान रखना है आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी इसने रिसेंटली पूरे पृथ्वी का एक इमेज भेजा है, इस वजह से ये चर्चा में है, लेकिन इसका एक मेजर फोकस क्या है कि ओशन के ऊपर थोड़ा और डेटा प्रोवाइड करवाना, ओशन के कलर डेटा प्रोवाइड करवाना, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है समुद्र का, वो डेटा प्रोवाइड करवाने का ये काम करेगा। समझ में आया? अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ इतना कि इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि यूपीएससी पहले इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो पूछ चुका है। कैसे? तो 2010 में सवाल पूछा गया था। 2010 में यहाँ पर बोला गया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पर 2-3 स्टेटमेंट्स दिए गए थे। ठीक है, 3 स्टेटमेंट्स दिए गए थे, जैसा आप देख पा रहे होंगे। ये स्टेटमेंट किस चीज़ के बारे में है? ये एक सैटेलाइट के बारे में है जिसका नाम है ओशनसैट सैटेलाइट 2। ओशनसैट 2 जो सैटेलाइट है ये इंडिया ने लॉन्च किया था, और उस सैटेलाइट के बारे में ये 3 आपको स्टेटमेंट दिए गए। बोला यह है, ये जो सैटेलाइट है जिसको हमने लॉन्च किया है वो किस चीज़ में मदद करेगा? ऑप्शन ए, वाटर वेपर कंटेंट को यहाँ पर बताएगा, या फिर जो हमारा मानसून है उसको प्रेडिक्ट करने का काम करेगा, या फिर जो हमारे कोस्टल वाटर्स यानी कि जो तट वाला पानी होता है वहाँ पे जो प्रदूषण है उसको मॉनिटर करने का काम करेगा, उसको देखने का काम करेगा। तो ओशन 2 सैटेलाइट का क्या काम है ये आपको बताना है, ऐसा यहाँ पर पूछा गया था सवाल। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन नंबर 3 देखने को मिलेगा, क्योंकि इस सैटेलाइट का जो मेजर मकसद था, सॉरी ऑप्शन नंबर डी देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी मतलब इसका मेजर मकसद था जो कि यहाँ पर तीनों का ही काम करना था। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर कितना वाटर वेपर का कंटेंट है, हमारे वातावरण में कितना वाटर वेपर है उसको बताना, मॉनसून का प्रेडिक्शन करना, उसके बाद में कोस्टल वाटर में कितना पोल्यूशन है उसके बारे में पता करना। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी देखने को मिलेगा। तो मतलब तीनों के तीनों यहाँ पर सही उत्तर हैं।
तो ऐसे यहाँ पर आपसे सवाल बन सकता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लेकर। तो इसका क्या क्या काम है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, नोट्स में प्रोवाइड करवा दिया, तो इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल अगेन रेलिवेंट होने वाला है, इसको आप जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाओगे। थोड़ा हम लोग बात करेंगे जीएसटी के बारे में, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो हुआ क्या है, जीएसटी के कई सारे जो विवाद है ना, कई सारे मतलब डिस्प्यूट हो जाते हैं जीएसटी टैक्स को लेकर, है ना। कई बार टैक्स ना चुकाने की वजह से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर टैक्स बचा लेते हैं, तो इस प्रकार के कई सारे इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। तो वैसे इश्यूज़ यहाँ पर सीधे कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में जाने के बाद में वो थोड़े से पेंडिंग हो जाते हैं, और पेंडिंग होने के बाद में कह सकते हो कोर्ट के ऊपर जो बर्डन है वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से हाल ही में जीएसटी को लेकर यहाँ पर एक अलग से गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल को बनाया गया, ताकि जो ये डिस्प्यूट्स बढ़ रहे हैं उनको हम लोग थोड़ा हैंडल कर सकें। ठीक है, तो वो जो ट्राइब्यूनल है वो चर्चा में है, अभी रिसेंटली भी चर्चा में था, कई सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। तो ट्राइब्यूनल कैसे काम करेगा वो सब मैं आपको समझाऊंगा, तो वो चीज़ यहाँ पर इस आर्टिकल में समझाई जा रही है। लेकिन ट्राइब्यूनल को लॉन्च करने से पहले जो एसओपी है, एसओपी मतलब समझ रहे हो, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यहाँ पर लाया गया है जीएसटी इन्वेस्टिगेशंस के लिए, ताकि हम लोग क्या कर सकें, जो भी यहाँ पर नए नए विवाद हैं जीएसटी के लेकर, वो विवाद हम लोग थोड़े कम से कम कर सकें। अब ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है, देखो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का मतलब है कुछ इंस्ट्रक्शंस लेकर आना, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस तैयार किए जाते हैं किसी बॉडी के थ्रू, ताकि वो अपने वर्कर्स की मदद कर सके, अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली चला सके। क्योंकि एसओपी का मकसद यही होता है कि हम लोग क्या कर सकें कि जो भी कंपनी का परफॉर्मेंस है उसको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाए, क्वालिटी वाला बनाए, है ना, एक अच्छा आउटपुट निकल कर आए। तो जीएसटी इन्वेस्टिगेशन को लेकर कुछ नए नए इंस्ट्रक्शंस भी लेकर आए जा रहे हैं, जो कि क्या करेगा कि जीएसटी को लेकर जो नए नए विवाद होते हैं उसको कम से कम करने की कोशिश करेगा, ताकि कोर्ट के ऊपर जो बर्डन्स है वो कम से कम हो सकें। ठीक है, तो यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नज़र आती है, वो है आपका जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल। ठीक है, तो ये अपीलेट ट्राइब्यूनल क्या है जिसको अभी तैयार किया जा रहा है। अभी रिसेंटली चर्चा, अभी 2-3 दिन पहले की चर्चा हो रही थी, 2-3 दिन पहले आर्टिकल ये पब्लिश हुआ था कि जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल को हेड कर सकते हैं हमारे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज। ठीक है, जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो हो सकता है वो यहाँ पर इसके हेड बने, वो यहाँ पर इसको हैंडल करें। ठीक है, अब देखो सवाल ये उठता है कि जीएसटी क्या है। सबको पता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स है? सबको पता है इनडायरेक्ट टैक्स है। अब इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, आप मतलब देखो सरकार को डायरेक्टली पे नहीं कर रहे हो। ओके, ये क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स जैसे एक इनकम टैक्स है, आपने जो पैसा कमाया उसका एक छोटा सा अमाउंट डायरेक्टली सरकार को पे कर दिया, डायरेक्ट पेमेंट कर दिया। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में आप सरकार को डायरेक्टली नहीं दे रहे हो। तो कोई भी आप सामान परचेस करो, कोई प्रोडक्ट परचेस करो, तो उसके ऊपर कोई टैक्स जा रहा है। जैसे आपने कोई सामान, कोई यहाँ पर बिस्किट का पैकेट परचेस किया, कुछ भी परचेस किया, तो उसके ऊपर एक छोटा सा टैक्स जा रहा है, जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट के पास में ही जा रहा है, लेकिन वो इनडायरेक्टली जा रहा है। आप डायरेक्ट पेमेंट नहीं करो, आपने सामान परचेस किया, उसमें 5 रुपये के अंदर मतलब सामान 10 रुपये का, 20 रुपये का जो भी परचेज़ किया उसके ऊपर टैक्स लगवाए, आपने वो 20 रुपये का पेमेंट कर दिया, वो टैक्स यहाँ पर आपने इनडायरेक्टली पे किया है। तो वो क्या कहलाता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स कहलाता है। तो जीएसटी भी क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ध्यान रखना, 1 जुलाई 2017 को यहाँ पर जीएसटी को लाया गया था। कैसे लाया गया था, तो 101वां अमेंडमेंट किया गया था हमारे संविधान में, और संविधान के माध्यम से इस जीएसटी को लेकर आया गया। तो जीएसटी के अंदर में जैसे हम लेकर आए ना, तो जीएसटी से पहले कई सारे इस प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे, सर्विस टैक्स, वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज, ऐसे कई सारे और टैक्स हुआ करते थे जो कि इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे। सबको ख़त्म करने के बाद में हमने केवल और केवल जीएसटी को लेकर आए, जिसको वन नेशन वन टैक्स के नाम से भी जाना गया। ठीक है, फिर उसके बाद में जो ये जीएसटी है ना, ये किसके ऊपर लागू होती है, जो मैन्युफैक्चरर है, जो सामान बेच रहा है, बना रहा है, उनके ऊपर यहाँ पर जीएसटी लागू होती है। इसको यहाँ पे हमने 5 अलग अलग स्लैब्स में डिवाइड कर रखा है। जीएसटी के 5 अलग अलग स्लैब्स देखने को मिलेंगे, यानी कि 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। यानी कि कोई सामान है ना, जो नॉर्मल, जो कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ किया जाता है, उस पर 0% टैक्स रहेगा। कोई सामान है थोड़ा सा और लग्जरी है, उस पर 5%, थोड़ा और लग्जरी और महंगा सामान है उस पर 12%, थोड़ा और महंगा सामान है उस पर 18%, थोड़ा और लग्जरी कार हो गई और बड़ी बड़ी चीज़ हो गई उस पर 28% का टैक्स लगेगा। ठीक है, जिसके पास में जितना ज़्यादा पैसा है उतना ज़्यादा वो लग्जरियस प्रोडक्ट को परचेज़ करेगा, उतनी ज़्यादा लग्जरी लाइफ को जीने की कोशिश करेगा, तो उस सामान के ऊपर टैक्स भी ज़्यादा लगने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जीएसटी के अंदर में 5 स्लैब्स बटे हुए हैं। वो स्लैब्स कौन कौन से हैं वो आपने देख लिया। जब बात करते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स की, तो यहाँ पर आपको
अलग अलग प्रकार के गुड्स एंड सर्विस टैक्स देखने को मिलते हैं। एक होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी SGST, एक होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि CGST, और एक होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि IGST। ठीक है, आगे आते हैं। अब GST को देखने के लिए पूरा का पूरा एक काउंसिल बना रखा है और उस काउंसिल के बारे में हमारे संविधान में चर्चा की गई है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 279A के अंदर में हमारे प्रेसिडेंट, हमारी राष्ट्रपति को पावर मिल जाती है कि वो एक जॉइंट फोरम को बैठा सकते हैं, जॉइंट फोरम को बना सकते हैं, है ना, जो कि GST काउंसिल कहलाएगा। GST काउंसिल में कई सारे लोग होते हैं, जैसे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, है ना, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो वित्त मंत्री होते हैं वो खासकर चेयरपर्सन होते हैं GST काउंसिल के। उसके साथ साथ जो स्टेट के कुछ मिनिस्टर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना, रेवेन्यू मिनिस्टर खासकर, फिर उसके बाद में फाइनेंस और टैक्सेशन के कुछ मिनिस्टर देखने को मिल जाएंगे, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का ही रिप्रेजेंट आपको GST काउंसिल में नज़र आता है। GST काउंसिल जो है एक अपेक्स कमेटी है जिसका मेन काम होता है कि भैया GST के अंदर क्या चीज़ लानी है, क्या चीज़ हटानी है, GST किस पर बढ़ाना है, कम करना है, वो ये सारा काम GST काउंसिल ही डिसाइड करता है। संविधान में कहाँ पे चर्चा की गई है? आर्टिकल 279A में। इस बात का भी ध्यान में रखना है। आगे आते हैं, अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। अब बोला जा रहा है कि GST अपीलेट ट्राइब्यूनल बनाया जाए। ठीक है, तो होगा क्या कि जो ये CGST एक्ट है ना, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस टैक्स एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी सेंट्रल का गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो एक्ट जो है, ये हमारी केंद्र सरकार को पावर देता है कि केंद्र सरकार क्या करे, एक GST काउंसिल के रिकमेंडेशन के बेसिस पर हमारी केंद्र सरकार एक अपीलेट ट्रिब्यूनल को बनाए। ठीक है, एक अपीलेट ट्रिब्यूनल होगा जिसको GST अपीलेट ट्रिब्यूनल के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे, मान लो आपका जो भी GST का कोई भी मैटर है, कोई भी विवाद छिड़ा है, उस मैटर को आप यहाँ पे क्या कर सकोगे, अपील कर सकोगे। ठीक है, आपको कहीं पर न्याय नहीं मिला तो आप क्या करोगे, सीधा इस अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर में अपील कर सकोगे कि यहाँ पे मैं अपने इस मुद्दे को अपील करना चाहता हूँ आगे। ठीक है, तो आपके डिस्प्यूट को थोड़ा सा रिजॉल्व करने के लिए इस अपीलेट ट्रिब्यूनल का एक मेन काम होने वाला है। तो ये बेसिक सी बातें थी, इसको भी PDF से ज़रूर से डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं ना दोस्तों। आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पे। दो एडिटोरियल्स हमारे पास में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है फ्राइडे में ज़्यादा इश्यूज आते नहीं है, क्योंकि फ्राइडे में दूसरा पेज इंटरव्यू का आता है और आज भी यहाँ पर एक इंटरव्यू है दो व्यक्तियों के बीच में। पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बट कोई मेजर पॉइंट्स नहीं है। तो एडिटोरियल में एक एडिटोरियल हमारे पास में ये है, काफ़ी काम का है। यहाँ पर दो राइटर जो है ना, इन्होंने ChatGPT-4 और GPT-3.5 दोनों के बीच का जो कंपैरिजन है वो किया है कि ChatGPT-4 और GPT-3.5 के बीच में क्या डिफरेंस है आखिरकार। तो वो डिफरेंस यहाँ पर समझाया गया है इनके थ्रू, तो समझा दूंगा मैं आपको कि एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है। वैसे पहले भी, अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमने इस आर्टिकल को ऑलरेडी कवर कर लिया था अपने थंबनेल वाले आर्टिकल की मदद से। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारे पास में जो दूसरा एडिटोरियल है वो कुछ खास नहीं है, लेकिन छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, हाँ प्रीलिम्स में काम में आ सकता है। यहाँ पे हम जानेंगे ये पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। तो अभी रिसेंटली लिक्विड के अंदर में ये पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर किया गया है। ठीक है, तो एक आर्टिकल ये है, यहाँ पर भी मैं आपको एक डेटा प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी। ठीक है, पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस वाले आर्टिकल से। तो GPT-4 और GPT-3.5 क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस लगभग यहाँ पर 8-10 डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो 8-10 डिफरेंस क्या हैं दोनों के बीच के कंपैरिजन में, वो हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा अलग से कुछ पॉइंट्स भी यहाँ पर मैं मेंशन करने वाला हूँ, तो वो पॉइंट्स भी आपको यहाँ पर समझ में आने वाले हैं। ये ChatGPT, पहली चीज़ तो ये है क्या, पहले ये समझाओ। देखो आज ना गूगल पर जाओगे आप, गूगल पर जाकर GPT लिख देना, ChatGPT, सबसे पहला लिंक ओपन होगा। उस लिंक को जैसे ओपन करोगे आपको वो रजिस्टर करने के लिए कहेगा, आप रजिस्टर करोगे, ओपन करोगे, ChatGPT ओपन हो जाएगा। जैसे गूगल होता है ना, वैसे ही वो ChatGPT है, एक सर्च इंजन। वहाँ पे आप अगर कुछ सर्च करना चाहोगे, उससे जो भी सवाल पूछोगे उसका सटीक आंसर आपको मिलेगा। कहोगे इससे अच्छा तो गूगल है, नहीं, गूगल आपको सटीक आंसर नहीं देगा। आप गूगल से कुछ पूछोगे तो गूगल ढेर सारे आपको पेजेस प्रोवाइड करवा देगा, भाई अपना आंसर ढूंढ लो इसमें से। लेकिन ChatGPT क्या करेगा, आप उसे सवाल पूछोगे सीधा आपको आंसर देगा, ये करना चाहिए आपको। आपके फ्रिज में 2-4 सब्जियां हैं, जो भी उसका फ़ोटो खींच के आप ChatGPT पर अपलोड कर दोगे, वो आपको बता देगा कि एक डिश ये बनानी चाहिए आपको, इस सब्जी से ये बन सकता है और ऐसे ऐसे बनेगा, ये चीज़ें मिलाओ इसके अंदर, ऐसे ये बन जाएगा। तो ChatGPT ये चीज़ है, गूगल से थोड़ी सी अलग है। इस वजह से इसमें जो यूज़र्स हैं पिछले कुछ समय में वो बहुत तेज़ी से बढ़ चुके हैं, इसका क्रेज़ लोगों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है ChatGPT का। ठीक है, तो GPT-4 और GPT-3.5 क्या है, क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पर राइटर समझाते हैं। पहली चीज़ और ध्यान रखो, हुआ यहाँ पर यह है कि अभी तक जो GPT के बारे में चर्चा की जा रही थी वो था GPT-3.5, यानी पुराना वाला वर्जन था। लेकिन अभी पिछले महीने की बात है, पिछले महीने एक नया वर्जन आ चुका है जिसका नाम है ChatGPT-4।
ठीक है, क्या है वो GPT-4, तो GPT-4 वाला एक नया वर्जन है। तो इस नए वर्जन में बोला जा रहा है और नई नई इंटरेस्टिंग चीज़ें आ चुकी हैं। 3.5 के कंपैरिजन में नया वर्जन और ज़्यादा इफेक्टिव है, सटीक इन्फॉर्मेशन हमें देने का काम करता है। चलो अब डिफरेंस की बात करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस, नंबर 1 डिफरेंस यहाँ पर यह है कि हर तरीके के जो सवाल है आप दोनों से पूछ सकते हो, 3.5 से भी और 4 से भी, लेकिन सटीक जो जवाब दे रहा है वो GPT-4 दे रहा है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। जब GPT-4 में हर तरीके के सवाल का पहले से ज़्यादा सटीक जवाब यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो इसी के बेसिस पर इसको थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर यहाँ पर मेंशन किया गया। जबकि 3.5 के अंदर जब भी आप सवाल पूछते थे उसमें काफ़ी बार मिस्टेक्स भी पाई जाती थी, ठीक है, बट अब ये के समय पर GPT-4 में ये सारी चीज़ें इंप्रूव हो चुकी हैं। दूसरा डिफरेंस, फ्रिज में आपके घर में कोई भी सामान रखा है, आप उसका फ़ोटो क्लिक करोगे, फ़ोटो क्लिक करने के बाद में आप इस GPT पर अपलोड कर दोगे, तो ये GPT-4 जो है 4, ये आपको बता देगा कि आपको क्या बनाना चाहिए इन सब्जियों से, कैसे बनाना चाहिए, पूरी रेसिपी आपको दे देगा। लेकिन GPT 3.5 के अंदर ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि GPT 3.5 में केवल और केवल आप टेक्स्ट कर सकते थे, यानी लिख सकते थे, लिख कर कुछ पूछ सकते थे, बट GPT-4 के अंदर में ये फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन भी प्रेजेंट कर दिया गया है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्लियर हुआ। तीसरा डिफरेंस, अब देखो तीसरा डिफरेंस बोला गया है कि जो भी यहाँ पर बीमार है, मरीज़ है, या बीमारियों का जो भी इलाज है वो GPT-4 हमें बता देता है। ये एक बेहतरीन चीज़ है। यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना के जो प्रोफेसर हैं अनिल गेही, इन्होंने यहाँ पर यह बताया कि उनके पास इलाज कराने के लिए एक मरीज़ आए थे। उन्होंने उस मरीज की जो समस्या है उसको बताने के बाद में, समस्या को देखने के बाद में GPT-4 को बताया और GPT-4 से पूछा यहाँ पर इस बीमारी का इलाज कैसे किया जा सकता है या कैसे किया जाना चाहिए। तो GPT-4 ने तुरंत यहाँ पर इलाज बताया। GPT-4 ने उसी तरीके से इलाज बताया और दवा देने का सुझाव दिया जैसा वो प्रोफेसर सोच रहे थे। अब प्रोफेसर भी दंग रह गए, सरप्राइज रह गए। तो इतना ही नहीं, GPT-4 किसी दवा के जो कंपाउंड होते हैं, उसके जो केमिकल कंपाउंड होता है, उसकी जानकारी बता सकता है कि इसके कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो इस दवा को खाने के बाद शरीर के ऊपर क्या असर पड़ेगा वो भी यहाँ पर GPT पूरी डिटेल में जानकारी दे सकता है। GPT-4 की बात करूँ स्पेशली में, तो उन प्रोफेसर का कहना ये था कि मैंने जब ये चीज़ देखी तो मैं सरप्राइज़ हो गया, और उनका मानना यहाँ पर यह है कि इस GPT-4 का हम यूज़ कर सकते हैं आने वाले समय पर अलग अलग वायरसेस के बारे में जानकारी लेने के लिए, खासकर जो H3N2 वायरस जो हाल ही में काफ़ी चर्चा में था, है ना, ऐसी कई सारी जो गंभीर बीमारियाँ हैं उसकी इलाज को खोज कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स कह रहे हैं। तो ये ऑप्शन भी GPT 3.5 में नहीं था जो GPT-4 में है। तो GPT-4 अगेन यहाँ पर एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद में फोर्थ डिफरेंस, चौथा डिफरेंस यहाँ पर यह है कि किसी भी आर्टिकल या कोई रिसर्च पेपर है ना, उसको आपको शॉर्ट में समझा सकता है GPT-4। अब ये क्या मतलब है, देखो आप जैसे कि ये जैसे एडिटोरियल है, इस पूरे एडिटोरियल को GPT-4 में अपलोड कर दो, तो ये क्या होगा, आपको 10-15 लाइन की समरी दे सकता है, ठीक है। आप अगर बहुत बड़ा लेख है, बहुत बड़ा एडिटोरियल है, उसको समझने के लिए आप अगर एक समरी चाहते हो तो वो समरी अच्छी प्रोवाइड करवा सकता है। और पता है खास बात यहाँ पर यह है कि वो छोटी सी समरी प्रोवाइड करवा देगा इस पूरे एडिटोरियल की, और समरी ऐसी होगी कि इस पूरे आर्टिकल का एक भी पॉइंट मिस भी नहीं होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है GPT-4 की, जो GPT 3.5 में नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में एक पांचवा डिफरेंस आप दोनों के बीच में देखोगे, वो है सेंस ऑफ ह्यूमर का। सेंस ऑफ ह्यूमर वाले जो जोक्स हैं वो भी यहाँ पर GPT-4 हमें सुनाता है। आप मान लो अकेले बैठे हो, ठीक है, आपके आसपास कोई बात करने वाला आपसे है ही नहीं, तो ऐसे समय में GPT-4 आपको सेंस ऑफ ह्यूमर वाले जो जोक है वो सुनाकर आपको हंसाने पर मजबूर कर सकता है। और वैज्ञानिकों उनका कहना यहाँ पर यह है साइंटिस्ट का, कि जोक सुनने के मामले में भी जो GPT 3.5 की तुलना में आप GPT-4 देखोगे, इसका सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा और एडवांस लेवल का है। GPT 3.5 में भी ये ऑप्शन था, बट 4 के अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा और कमाल का देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। जो अगला डिफरेंस है, छठा डिफरेंस, वो यहाँ पर बोला जा रहा है कि परीक्षा में जो आपके सवाल पूछे जाते हैं ना, तो GPT 3.5 अभी तक जो 3.5 चल रहा था, इससे कई सारे एग्ज़ाम के सवाल पूछे गए, जैसे UPSC का एग्ज़ाम होता है, ऐसे कई सारे एग्ज़ाम होते हैं। तो 3.5 थोड़ा सा लैग करता हुआ नज़र आया, मतलब इसमें काफ़ी कमियां नज़र आईं, और 3.5 ने काफ़ी क्वेश्चन गलत भी किए हैं। जबकि GPT-4 की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो GPT-4 में जितने भी परीक्षा के सवाल पूछे गए हैं, लगभग 81% के आसपास यहाँ पर उसने सही जवाब दिए हैं। तो यहाँ पर जो GPT-4 को बनाने वाली कंपनी है ना, उसका दावा यहाँ पर यह है कि परीक्षा में जो पूछे जाने वाले सवाल हैं
उसमें से 81% सवालों का जो जवाब है GPT-4 ने वो बिल्कुल सही दिया है और वह आगे भी दे सकता है। इसके ऊपर ऑलरेडी रिसर्च की जा चुकी है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर बोला गया था कि अमेरिका के लगभग जो 41 राज्य हैं, क्योंकि अमेरिका अलग अलग राज्यों से मिलकर बना हुआ है, तो यूएस के 41 राज्यों में जो यूनिफॉर्म एक बार एग्ज़ाम होता है उसमें 1600 सवाल पूछे गए थे। उस 1600 सवालों को जब GPT-4 में डाला गया तो GPT-4 ने 1300 सवालों का बिल्कुल सटीक आंसर दिया, एकदम सही उत्तर दिया। जबकि GPT 3.5 यहाँ पर लगभग कह सकते हो कि 50% ही अंक लेकर आ पाया था। तो 3.5 के कंपैरिजन में जो 4 है, ये कह सकते हो इंटेलेक्चुअल बेसिस पर भी थोड़ा ज़्यादा इंप्रूवमेंट यहाँ पे नज़र आता है। फिर उसके बाद में एक और डिफरेंस बताया जा रहा है कि GPT-4 के ज़रिए आप कोर्ट में मुकदमा लड़ सकते हो। हाँ, बिल्कुल ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया है कि सवालों के सही जवाब देता है GPT-4। अब कोर्ट की अगर कोई फाइल निपटानी है ना, तो उसको भी यहाँ पर एक काम कर सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि इससे मुकदमा लड़ने का जो पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है ना, उसको आसान किया जा सकता है। ठीक है, तो GPT-4 आपका बहुत सारा काम कर सकता है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। ठीक है, हालांकि ये तो खैर इसके फ़ायदे हो गए। अब बताई गई हैं कुछ लिमिटेशंस कि यहाँ पर इसके लिमिटेशंस क्या हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम यहाँ पर यह है, सवालों के जो जवाब देता है ना, उसमें थोड़ी कॉमन सेंस की कमी देखने को मिली है। चाहे वो 3.5 हो, चाहे वो GPT-4 हो, आप उससे सवाल पूछोगे तो कॉमन सेंस की थोड़ी सी कमी यहाँ पर नज़र आई है। दूसरा जो लिमिटेशन है, दूसरा जो यहाँ पे प्रॉब्लम चैलेंज नज़र आया है कि सवालों के जवाब देते समय जो रेफरेंस है वो नहीं बता पाता कि इसका रेफरेंस एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, ये भी यहाँ पर एक दूसरा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिला है। तीसरा, जो इमोशनल सिचुएशन है ना, उसका एनालिसिस करने में यहाँ पर ये सफल नहीं है। कोई इमोशनल सिचुएशन है उसको भी यहाँ पर ये एनालिसिस नहीं कर पाता। तो ये कुछ यहाँ पर इसकी लिमिटेशंस, कुछ सीमाएं भी नज़र आती हैं GPT-4 को लेकर। तो GPT 3.5 4 के बीच का क्या डिफरेंस है, आई होप आपको एग्जैक्टली क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। अगला एडिटोरियल बात करता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन लिक्विड्स के बारे में। तो हुआ क्या है, आओ डिस्कस करते हैं एक एक पॉइंट्स करके। सबसे पहली बात, नीचे स्क्रीन पर आपको देखना है सारी इन्फॉर्मेशन, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। तो हाल ही में जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पर एक एविडेंस को रिपोर्ट किया, एक चीज़ डिस्कवर की है कि लिक्विड्स के अंदर में जो लिक्विड होता है ना, तरल चीज़, उसमें यहाँ पर पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नज़र आया। तो कहोगे इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अभी तक पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट केवल और केवल सॉलिड के अंदर में ही ऑब्जर्व किया गया, जो सॉलिड चीज़ होती है, ठोस पदार्थ होता है। और क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हमें पता हुए भी 143 साल हो चुके हैं, 143 ईयर्स से ज़्यादा साल हो चुके हैं इस इफ़ेक्ट के बारे में जानते हुए। लेकिन ये नहीं पता था कि ये इफ़ेक्ट लिक्विड के अंदर भी पाया जा सकता है, लिक्विड के अंदर भी ये देखने को मिल सकता है। अभी तो केवल यहाँ पर ये सॉलिड में ऑब्जर्व किया जाता था, लेकिन एकदम से यहाँ पर इसको लिक्विड में भी ऑब्जर्व किया गया। इस वजह से यहाँ पर ये जो इफ़ेक्ट है वो चर्चा में है। तो आपको इस इफ़ेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? देखो, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली एक ऐसा फिनोमिनन, एक ऐसा प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा जिसमें एक जो मटेरियल होता है ना, वो इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रोड्यूस करता है। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो प्रोड्यूस करता है। कब प्रोड्यूस करता है? जब उस मटेरियल के ऊपर हम लोग मैकेनिकल स्ट्रेस या प्रेशर डालते हैं। कहोगे अभी समझ में नहीं आया, समझाता हूँ। देखो, खासकर क्रिस्टल जो होता है ना, क्रिस्टल में क्वार्ट्ज वाला क्रिस्टल भी होता है। अब हमने उस क्रिस्टल को बीच में रखा, अब इसके ऊपर से और नीचे से हमने प्रेशर देना स्टार्ट किया। अब दोनों तरफ से जब इसको प्रेशर मिलेगा ना, इसको हम दबाएंगे या पूरी तरह से निचोड़ेंगे, तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होंगे। और जो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होते हैं ना, इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक प्रोसेस। तो पीजो इलेक्ट्रिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर एक मटेरियल जो है इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रोड्यूस करता है। जब उसके ऊपर हम मैकेनिकल स्ट्रेस यानी फिजिकल स्ट्रेस डालेंगे, उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे। समझ में आया? तो अभी तक ये केवल और केवल सॉलिड के साथ में हुआ करता था। ठीक है, ये जो इफेक्ट है ना, ये जो इफेक्ट है क्या करता है, इस मटेरियल के अंदर में इस प्रकार का फोर्स लगाकर इन मॉलिक्यूल्स को पोलराइज कर देता है। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि इस मटेरियल में जैसे प्रेशर लगेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। इसी को हम लोग पोलराइजेशन बोलते हैं। और जब इस प्रकार की चीज़ होगी तो इससे क्या होगा कि उस मटेरियल के अंदर में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, उस मटेरियल के अंदर में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो यहाँ पर जनरेट होता हुआ नजर आएगा। और अगर वो मटेरियल यहाँ पे हम अपने सर्किट के साथ में जोड़ दें तो उससे करंट भी बहने लगेगा, करंट फ्लो हो सकता है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। तो अभी कहीं पर इसका यूज़ किया जाता है, इसका एप्लीकेशन क्या है? तो देखो, पीजो इलेक्ट्रिक जो मटेरियल्स है ना,
उसका हम लोग यूज़ करते हैं अलग अलग चीज़ों में। फॉर एग्जांपल आपने जो घड़ी पहनी है अपने हाथ में, जो घड़ी पहनते हो ना, उसको उसमें आपने घड़ी में क्वार्ट्ज लिखा हुआ देखा होगा, है ना, क्वार्ट्ज लिखा हुआ देखा होगा, क्वार्ट्ज वॉच। ठीक है, अब क्वार्ट्ज वॉच का मतलब यहाँ पर यह है कि उस घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का यूज़ किया गया है, क्वार्ट्ज मटेरियल का। अब वो कैसा मटेरियल है दिखाता हूँ मैं आपको। आपने कभी वॉल क्लॉक देखी होगी या फिर यहाँ पे आपने अपनी घड़ी भी देखी होगी, तो उसमें यहाँ पे ये लिखा होगा क्वार्ट्ज, वो क्वार्ट्ज वॉच है। क्वार्ट्ज क्या है, इस प्रकार का यहाँ पर क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल को हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। और ये जो क्रिस्टल है ना, ये कह सकते हो कि अगर इसके ऊपर प्रेशर डाला जाए, यानी फिजिकल प्रेशर डाला जाए, इसको यहाँ पर प्रेस किया जाए या स्क्वीज़ किया जाए, तो अगेन इसमें भी वही उसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो उत्पन्न होता है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज सेपरेट हो जाते हैं और एक इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। और इसी वजह से यहाँ पर इस क्रिस्टल का इसमें यूज़ होता है। जब आप यहाँ पर सेल लगाते हो तो वो यहाँ पर इसको वाइब्रेट करता है, जिसके बेसिस पर एक फिक्स्ड टाइम पीरियड में आपकी जो घड़ी है वो चलने लगती है। और जैसे जैसे आपका बैटरी यानी जो सेल डला हुआ है वो डाउन होने लगेगा, तो ये आपकी जो घड़ी जो है वो भी आगे पीछे होती रहेगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर उतना ज़्यादा प्रेशर उस क्रिस्टल के ऊपर पड़ नहीं रहा होगा। तो ये बेसिकली यहाँ पर इस क्रिस्टल का काफ़ी बड़ा यूज़ किया जाता है। तो एग्जांपल यहाँ पर क्या है, क्वार्ट्ज का ही। क्वार्ट्ज बेसिकली एक सबसे फेमस एग्जांपल है पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का, क्योंकि वो भी यहाँ पर एक ऐसे क्रिस्टल है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं अपनी वॉचेस के अंदर में, क्लॉक्स के अंदर में, जैसे मैंने आपको बता दिया। पीजो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है ना, ये 1880 में ही डिस्कवर कर लिया गया था क्वार्ट्ज के अंदर। जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो मैंने आपको दिखाया था ना, इसमें ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत पहले ही डिस्कवर किया गया था। जो जेक्स और पेरे क्योरे हैं, उन्होंने बहुत पहले यहाँ पर इसके बारे में जानकारी दे दी थी। अब सवाल यहाँ पर यह है कि इस डिस्कवरी का इम्प्लीकेशन क्या होगा, क्या फ़ायदा है इस डिस्कवरी का। अब ये डिस्कवरी बेसिकली लिक्विड के अंदर पाई गई है, तरल चीज़ में। अब तरल चीज़ में पाई गई है, ये थोड़ा सरप्राइजिंग भी है। सरप्राइजिंग क्यों है कि भाई चलो यहाँ पर आपका सॉलिड का तो बेसिकली एक शेप है ना, उसके ऊपर हमने प्रेशर डाला, प्रेशर डालने के बाद में यहाँ पे उसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्ज जो है वो जनरेट हो रहे हैं। लेकिन लिक्विड पे आप कैसे प्रेशर डालोगे, है ना, तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग यहाँ पे नज़र आया। लेकिन बोला यह जा रहा है कि इसका इम्प्लीकेशन ये नज़र आएगा कि अभी जब हम सॉलिड मटेरियल के ऊपर इस प्रकार से पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे ना चीज़ें रिसाइकेबल नहीं होती हैं, मतलब चीज़ों को हम वापस से रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। यानी ये एनवायरमेंट के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक भी है। बट जब हम लिक्विड के ऊपर ये काम कर रहे होंगे, लिक्विड के ऊपर यहाँ पर इस प्रकार से ये इफेक्ट डाला जाएगा, तो वो रिसाइकेबल होगा। वो क्या होगा, रिसाइक्लेबल होगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। और काफ़ी सारी जगह पर बोला ये जा रहा है कि वो एनवायरमेंट को लेकर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, बट इसके ऊपर अभी और भी इन्फॉर्मेशन आनी बाकी है, और भी रिसर्च होनी बाकी है। बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दी है कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, क्वार्ट्ज का यूज़ क्या है, वो मैंने आपको समझाया। फिर उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर समझा इसका नया एप्लीकेशन क्या है और कैसे यहाँ पर लिक्विड के अंदर थोड़ा सरप्राइजिंग क्यों है। सरप्राइजिंग मैंने आपको बता दिया क्योंकि यहाँ पर प्रेशर वाली बात है, क्योंकि लिक्विड तो एक ऐसी चीज़ है भाई, जिस शेप में डाल लो लिक्विड उसी आकार का हो जाता है। सॉलिड का तो अपने आप में शेप है, तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग नज़र आया। बट यहाँ पर ये इफेक्ट देखने को मिले तो आने वाले समय पर इसके इम्प्लीकेशंस और ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया। एनवायरमेंट के प्रति थोड़ा सा ये और ज़्यादा बेहतर माना जा सकता है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जो चीज़ें हैं वो थोड़ा बहुत समझ में आ चुकी होंगी। अब यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे एक छोटा सा पिक्चर है जो फ्राइडे में आता है, पिक्चर ऑफ द वीक। ये बेसिकली ऑलिव रिडले टर्टल है। अब ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में है तो नहीं, वैसे मैं आपको इतनी बार पढ़ा चुका हूँ कि आप भी थक गए होंगे, है ना। चीता, टाइगर, ऑलिव रिडले टर्टल, इतनी बार रिविजन करवा दिया गया है कि आपको याद होगा। चलो एक बार रिविजन करने की कोशिश करते हैं ऑलिव रिडले टर्टल के बारे में, क्योंकि न्यूज़ में है तो थोड़ा बहुत चीज़ आपको पता होनी ही चाहिए। सबसे पहली बात, ये जो टर्टल है ये बहुत छोटे साइज़ के होते हैं। दुनिया भर में काफ़ी सारी जगह पर ये टर्टल्स पाए जाते हैं। ऑलिव रिडले टर्टल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनका बैक जो है ऑलिव कलर का है, थोड़ा सा ग्रीन कलर का आपको ये देखने को मिलेगा। ये टर्टल्स वैसे कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना, जो आपके पैसिफिक ओशन है, एटलांटिक ओशन है और इंडियन ओशन है, ये ओशंस के अंदर में ये ऑलिव रिडले टर्टल पाए जाते हैं। और इंडिया में एक स्पेशल जगह है ओडिशा के अंदर में, गाहिर माथा मैरीन सेंचुरी, याद है ना, गाहिर माथा मैरीन सेंचुरी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। ये दुनिया की सबसे ऐसी बड़ी जगह है जहाँ पर ये ऑलिव रिडले टर्टल ब्रीडिंग करते हैं, अंडे देते हैं बहुत सारे। ठीक है, फिर उसके बाद में इसका प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में इसको शेड्यूल 1 में रखा गया, यानी कि हाई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रखी है। अगर कोई इसका व्यापार करता है या इसको मारने की कोशिश करता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कह सकते हो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। और IUCN स्टेटस में इसको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है कि इसकी जो पॉपुलेशन है वो पिछले कुछ समय पर ख़त्म होती हुई नजर आई है, तो इस प्रकार से यहाँ पर IUCN के तहत उसको सुरक्षा देने का काम किया जा रहा है।
सुरक्षा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इन ऑलिव रिडेड टर्टल्स को खतरा भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है ना इन टर्टल्स को खाने का काम करते हैं, इन टर्टल्स को एज अ मीट जो है वो कंज्यूम करते हैं, इस चक्कर में इनकी हंटिंग भी करने लगते हैं। काफ़ी बार यहाँ पे लोग मछली पकड़ने जाते हैं, मछली के साथ साथ इन टर्टल्स को भी मार जाते हैं, तो इसके चक्कर में इनकी पॉपुलेशन डाउन हुई है। इसी वजह से इनको IUCN लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर में रखा गया है। आपसे सवाल बन सकता है क्योंकि UPSC पहले इस प्रकार के कई सवाल पूछ चुका है, जैसे 2015 में एक सवाल पूछ लिया था कि भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल क्या है, तो वो गैंगेटिक डॉल्फिन है, ध्यान रखना। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा बहुत आइडिया ज़रूर से होना चाहिए। तो गाइज़ यह था आज का हमारा सेशन, और आज का मैं शायद मेंस क्वेश्चन लाना भूल गया हूँ, है ना। हाँ, मुझे अब याद आ रहा है, मैं मेंस क्वेश्चन नहीं ला पाया हूँ। तो दोस्तों आज अपनी साइड से कोई भी एक क्वेश्चन ले लेना, ठीक है। आज मैं मेंस का क्वेश्चन लाना भूल गया हूँ, तो अपनी साइड से कोई भी क्वेश्चन ले लेना, कोई भी लिख लेना, वरना फिर मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा कोई क्वेश्चन, आप उसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। बाकी फटाफट हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले सवाल को देखते हैं। आपसे पूछा गया था नेशनल लेवल पर कौन सी मिनिस्ट्री ऐसी है जो कि एक इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, जिसका काम है शेड्यूल्ड ट्राइब्स अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर जो एक्ट है इसको लागू करना, इसको अच्छे से लागू करना। तो उसको लेकर कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पर देखने को मिलती है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर जो है एक नोडल एजेंसी है जिसका मेन काम है अच्छी तरीके से शेड्यूल्ड ट्राइब्स को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना। बेसिकली ये जो एक्ट है ना इसको इम्प्लीमेंट करना, ये मिनिस्ट्री यहाँ पे फॉरेस्ट से हमारे डील करने का काम करती है, ठीक है ना। इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।